नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल के अंदर केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 11 साइंस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और हमने पार्ट 5 तक किया था जिसमें 2.40 तक किया था। और इस वीडियो में हम जाने वाला है 2.41 से जितना हो सके उतना हम सॉल्यूशन करने वाला है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2.41 सिम्बॉल्स BR 3579 and 79 BR can be written whereas the symbols 79 BR 35 and 35 BR are not acceptable. Answer briefly. तो पहले समझते हैं कि ये दोनों और इन दोनों में फ़र्क क्या है, राइट। तो उसके लिए मैं आपको समझा दूं कि कोई भी एलिमेंट हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, लाइक एक्स जेड ए, राइट। तो यहाँ पे एक्स क्या है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ एलिमेंट। जेड क्या होगा, वो होगा एटॉमिक नंबर जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। जो ए है उसको बोलेंगे एटॉमिक मास दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे मैंने दिखा है अप्रोक्सीमेट, मतलब वो दिखाता है ऑन एवरेज नंबर ऑफ द व्हाट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक्चुअली है तो ये मास है, लेकिन वो मास रफली इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल जैसा, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये Z है वो दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और A दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जब भी आप ऐसा लिखते हैं कि 35 BR 79 या 79 BR, तो देखो आपको यहाँ पे पता चल गया है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखा जाता है ऐसा, राइट, सबस्क्रिप्ट में। और ये ए है दैट मीन्स एटॉमिक मास, उसको सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ के ऊपर की साइड पे लिखा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 35 लिखा है, दैट मीन्स कि ये जो ब्रोमीन के अंदर कितने प्रोटॉन हो गए, वो 35 हो गए, ओके। और यहाँ पे 79 दैट मीन्स वो क्या दिखा रहा है कि ब्रोमीन के अंदर कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गए। तो उसके अंदर हो गए कितने, 35 प्रोटॉन्स एंड 44 क्या हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। अब आपको ये होगा कि ये 44 कहाँ से आ गया, तो ये जो ए दिखा रहा है वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर आप ए में से जेड को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो वो यहाँ से मिलेगा लाइक 79 माइनस 35, तो आंसर कितना आएगा 44। तो ये जो दोनों रिप्रेजेंट करते हैं वो सेम टू सेम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ब्रोमीन लिखा है तो ऑफ कोर्स एटम के प्रोटॉन कितने हो गए उसके अंदर, ब्रोमीन के एटम के अंदर 35 हो गए, राइट। तो ये दोनों टेक्निकली करेक्ट है क्योंकि ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके अंदर 35 प्रोटॉन है और 79 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो ये परफेक्ट है, करेक्ट है, इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं कि 79 BR 35, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रोमीन के अंदर 79 प्रोटॉन हुए और यहाँ पे 35 मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कितना हुआ 35, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। देखो क्योंकि यहाँ पे अगर ये 79 है तो 79 प्लस ऐसा करते तो आंसर कुछ अलग ही आता। तो ये दोनों पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जब भी एटॉमिक नंबर लिखना होता है वो कहाँ लिखते हैं, ऐसे नीचे की साइड, जिसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और एटॉमिक नंबर मास को कहाँ लिखते हैं, ऊपर की साइड, राइट। ये एटॉमिक नंबर यहाँ पे और इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। तो टेक्निकली ये दोनों के दोनों गलत है, जिसको हम ऐसा लिख नहीं सकते, राइट। तो शायद ये क्वेश्चन में आपको पता चल गया है कि ये दोनों रॉन्ग है और ये दोनों करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.42 an element with a mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to the protons. Assign the atomic symbol. अब यहाँ पे 2.42 से लेके कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स है जिसमें सेम टाइप के ही क्वेश्चन है। तो अगर आपने ये ठीक से समझ लिया तो बाकी के क्वेश्चन भी समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे गिवन एटॉमिक मास कितना दिया है 81, राइट। अब आपको पता है एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू रफली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट द मास नंबर 81 तो है, लेकिन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कम्पेयर टू दी प्रोटॉन, तो हमने वो भी यहाँ पे लिख दिया है। दैट मीन्स अगर x जितने प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, x जितने तो हो गए प्लस 31.7% ऑफ जितने प्रोटॉन है उससे उतने ज़्यादा हो गए, राइट। तो अगर मुझे ये परसेंटेज को ऐसे निकालना हो और ठीक से समझना हो तो मैं ऐसा मान लूँ कि 31.7% न्यूट्रॉन्स आर मोर कंपेयर टू दी व्हाट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कितने हैं
ज़्यादा है। अगर 100 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने हो गए? 31.7 न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए इन द कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन। अब आगे हम देखते हैं कि अगर x जितने प्रोटॉन हो गए तो हमारे न्यूट्रॉन कितने हो गए। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x इंटू 31.7 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 0.317x, राइट। उतने हमारे क्या हो गए? न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए इन द कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन। बस यही फॉर्मूला को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। लाइक अगर x प्रोटॉन है तो हमारे न्यूट्रॉन कितने हो गए? तो जितने प्रोटॉन है उतने तो हो गए, साथ में 0.317 इंटू एक्स जितने न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए, राइट। इतना रेशियो ज़्यादा मिलेगा। चलो अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है मास नंबर की वो क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 81, राइट। तो प्रोटॉन का तो कितना है? एक्स जितने हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स जितने प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं? तो न्यूट्रॉन है एक्स प्लस 0.317 इंटू एक्स जितने, वो ज़्यादा है, राइट। तो ये जो पोर्शन है वो प्रोटॉन वाला वो ये रहा, और न्यूट्रॉन वाला पोर्शन ये रहा जो हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड दैट्स इक्वल टू व्हाट? 81। ये दोनों यहाँ पे आ गए। अब देखो कि पॉइंट, अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये x और ये x, तो ये क्या हो गए? 2x हो गए, और ये 0.317x, तो टोटल क्या है? 1 2, और ये 0.317, तो क्या आंसर आएगा? 2.317x हुआ। इन सब का समेशन ही करना है। देखो सबके पास x x है, ये 1x, ये 2x, और समेशन करेंगे साथ में 0.317x का, तो ये कितना हो जाएगा? 2.317x, और वो कितना होगा? 81 जितना, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? तो 81 डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा? 2.317 करना पड़ेगा, और जब ये ऐसा करोगे आप तो आपको x का नंबर कितना मिलेगा? 34.95। सो अप्रोक्सीमेट में हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 35। तो इन शॉर्ट हमें ये पता चल गया कि हमारा जो ये एलिमेंट है उसके अंदर x मतलब जो प्रोटॉन है वो कितने हो गए? 35 हो गए। अब जब भी प्रोटॉन 35 हो गए तो वो हमारा एलिमेंट होगा ब्रोमीन, और साथ में एटॉमिक मास तो यहाँ पे दिया है, तो हमारा जो एटॉम है उसका सिंबल कितना होगा? 35 ब्रोमीन 81, राइट। अब ये आपको तो पता होना चाहिए कि भाई जितने प्रोटॉन है वही डिसाइड करते हैं कि वो कौन से एलिमेंट है, राइट। अगर 35 है प्रोटॉन्स तो वो क्या होगा? ब्रोमीन ही होगा। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.43। An ion with a mass number 37 possesses 1 unit of negative charge if the ion contains 11.1% more neutron than the electron. Find out the symbol of the ion. अब पहले क्या था? एलिमेंट था, अब हमको क्या दिया है? आयन दिया है। चलो उसके अंदर भी हम करते हैं सेम, ऐसा ही दिया है कि परसेंटेज दिए है, राइट। ओके, सो गिवन एटॉमिक मास कितना है? 37। अब आपको पता चल गया है कि एटॉमिक मास मतलब क्या हुआ? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहाँ पे जो हमको बताया, कौन सी इन्फॉर्मेशन बताइए कि इफ़ द आयन कंटेन्स 11.1% न्यूट्रॉन्स आर मोर कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में न्यूट्रॉन कितने बताए हैं? 11.1% ज़्यादा बताए हैं, राइट। ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन है तो साथ में न्यूट्रॉन कितने हो गए? तो 11.1% जितने ज़्यादा हो गए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हो गए? 1 प्लस 11.1% ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इतने न्यूट्रॉन्स हो गए। अब जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था वही हम यहाँ करने वाले हैं कि अगर x इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? x प्लस 11.1% ऑफ दी x, उतने क्या हो गए? न्यूट्रॉन हो गए, ओके। और उसको हम सिंप्लीफाई करें, परसेंटेज को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाई 100, तो हमें क्या मिलेगा? x इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? x प्लस 0.111 इंटू एक्स जितने क्या हो गए? न्यूट्रॉन हो गए, राइट। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ तक हमको मिल गई है। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? दैट जो भी आयन है दैट पजेस व्हाट? 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब उसके अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज एक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या है उसके अंदर? एक ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है, यहाँ पे हमने x इलेक्ट्रॉन लिए है। तो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की जनरली बात करें कि न्यूट्रल एटम की, तो न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। बट इन द केस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन,
तो जितने प्रोटॉन है उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो जाके उसका चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है, राइट, उसकी कंपैरिजन में अगर प्रोटॉन फाइंड आउट करने हैं तो उससे एक प्रोटॉन कम होगा, तभी तो जाके इसका चार्ज हम क्या बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो उसका मतलब क्या है, उसका एक नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बोलूँ कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। लेकिन अगर 10 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हुए तो उसका कैसा चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा। तो यहाँ पे x इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने हो गए, x -1 प्रोटॉन हो गए, राइट। तो अब जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वो किसकी कर रहा हूँ, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। ऊपर वाला जो स्टेप था उसमें कंपैरिजन किसकी थी, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में प्रोटॉन क्या होगा, एक कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। अगर 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे 1 नहीं आता, यहाँ पे कितना आता, 2 आता, राइट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगेन जो लास्ट में किया था वही से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, 37 होगा। अब क्या करना है कि वही प्रोटॉन कितने हैं, x-1, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, x प्लस 0.111 x जितने, दैट्स इज इक्वल टू 37। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हो गया x, ये हो गया दूसरा x, राइट, और ये हमने रखा -1, इधर गया तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये 0.11x यहाँ पे रहेगा। ओके, ये 1 2 मतलब ये क्या हो जाएगा, 2.111x इज इक्वल टू 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। x को हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली, 18 मिली। अब आपको पता है x क्या है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें प्रोटॉन चाहिए तो x में से क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो x मतलब कि हमारे जो प्रोटॉन है, राइट, x मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब क्या है, x-1। तो x-1 मतलब 18 -1 करोगे तो क्या आएगा, 17 आएगा, और 17 मतलब क्या होता है, क्लोरीन होता है। तो हमारा जो भी एटम है, राइट, एटम नहीं बोलेगा मैं आयन बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे -1 चार्ज है, वो कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, राइट। 17 क्लोरीन -1, और उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, 37 होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2.44, उसमें क्या है देखते हैं। An ion with the mass number 56 contains 3 unit of positive charge and 30.4% more neutrons than the electrons. Assign the symbol of this ion. तो जैसे हमने पिछले कभी न्यूमेरिकल देखे उसमें उसके जैसा ही है इसके अंदर, राइट। देखो पहले 56 मतलब क्या है, एटॉमिक मास का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, 56 होगा। और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, +3 है, और क्या है, 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स दैन द इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन ज़्यादा है कितने, 30.4% ज़्यादा है, राइट, कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो चलो जैसे हमने लास्ट में किया था वैसा ही करना है कि अगर x इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए, तो x प्लस 30.4% जितने ज़्यादा हो गए न्यूट्रॉन्स, राइट। अगर परसेंटेज को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। तो क्या होगा, x इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 0.304 x न्यूट्रॉन्स, राइट। इतने न्यूट्रॉन्स हो गए हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो चार्ज दिया है यहाँ पे कौन सा है, +3 आयन्स। व्हाट यू मीन बाय +3 आयन, तो जैसे हमने लास्ट में देखा कि दो, अगर बात करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो अगर वो दोनों सेम नंबर में है तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन कम है तो वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। लेकिन अगर प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे +3 आयन लिखा है, उसका मतलब क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन दी न्यूट्रल एटम, तभी तो उसका कौन सा चार्ज आएगा, +3 आएगा। देखो एटम में से कभी भी प्रोटॉन कम होने वाले नहीं है, जो भी कम या ज़्यादा होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे +3 चार्ज मतलब क्या हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, राइट। तो मैं प्रोटॉन की कंपैरिजन करूँ तो प्रोटॉन कितने हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन है उससे 3 प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए। तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उससे 3 प्रोटॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, इसीलिए तो इसका कौन सा चार्ज आया, +3 आया, राइट। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, x + 3 इतना जो है वो बताता है क्या, कितने प्रोटॉन है।
और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये प्रोटॉन कितने x+3 और न्यूट्रॉन कितने हो गए x+0.304 इंटू एक्स जितने हो गए, और इन दोनों का आंसर कितना आएगा 56 आएगा, राइट। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो x लिखा +3 लिखा, यहाँ पे +x और ये लिखा। अब ये जो 3 है उसको हम ले जाते हैं यहाँ पे और इसको सेम साथ में रखते हैं, और देखो 1 2 तो मतलब ये क्या हो जाएगा 2.304x, और 56 में से 3 जाएगा तो बचेंगे कितने 53 बचेंगे, राइट। तो x हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी कितनी 23। मैं अगेन आपको बता दूं कि ये जो x है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपके प्रोटॉन कितने हो गए, तो उसमें 3 ऐड करोगे, राइट, तभी जो वो मिलेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो 23 में अगर हम 3 ऐड कर दे तो क्या आंसर आएगा 26। दैट मीन्स 26 एटॉमिक नंबर किसका है, Fe का है। दैट मीन्स ये जो आयन है वो कौन सा है, Fe है, और उसका Fe का एटॉमिक नंबर है 26 और एटॉमिक मास है 56, और जो आयन है वो 3+ है। दैट मीन्स ये हमारा है Fe+3, जिसको हम बोलते हैं फेरिक आयन, राइट। अगर Fe+2 होता तो उसको बोलते हैं फेरस, और Fe+3 उसको बोलते हैं वैसे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2.41 से लेके 2.44 तक सभी एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया है। तो ये सभी आप एक साथ देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएंगे। 2.45 क्वेश्चन में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जो पहला रेडिएशन है वो है रेडिएशन फ्रॉम द माइक्रोवेव ओवन, बी में है एम्बर लाइट फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल, थर्ड है सी में रेडिएशन फ्रॉम द एफएम रेडियो, एंड डी में है कॉस्मिक रेज फ्रॉम द आउटर स्पेस, एंड लास्ट में है एक्स रेज। तो ये सब समझने से पहले मैं आपको एक और ज़रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पे जो मैंने वो लिखा है पूरा रेंज, इन सब की एक रेंज लिखी है। लाइक रेडिएशन फ्रॉम द माइक्रोवेव ओवन होते हैं तो वो किस रेंज में आते हैं, माइक्रोवेव्स रेंज में आते हैं। एम्बर लाइट ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल वो आती है विजिबल लाइट में, क्योंकि वो हमको दिखाई देती है। रेडिएशन फ्रॉम द एफएम रेडियो तो वो होते हैं रेडियो वेव्स रीजन में, और कॉस्मिक रेस तो नेम से ही पता चल गया कि वो कॉस्मिक रेस है, एंड एक्सरे उसको भी पता है एक्सरे है। अब इन सब का रिलेशनशिप क्या है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको याद रखनी है कि E = H न्यू इज इक्वल टू वॉट C/λ, एंड दैट्स इक्वल टू HC न्यू बार। अब इन सबको थोड़ा मैं आपको समझा दूँ कि ये E रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, H है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट, सी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्बडा क्या है वेवलेंथ है, और में न्यू बार को हम बोलते हैं वेव नंबर, 1/λ उसको बोलते हैं न्यू बार। तो अगर ये आपको इक्वेशन क्लियर हो गई है तो ये समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। क्यों, लेट मी एक्सप्लेन, कि अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो कम होगी, और उसका वेव नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। अगर मैं H और C को कांस्टेंट मान लूँ तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि E प्रोपोर्शनल टू न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू न्यू बार, राइट। तो चलो इसके अकॉर्डिंग टू हम पूरा एक स्पेक्ट्रम देखें तो स्टार्ट करते हैं विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी जो कम होगी वो किसकी होगी, रेडियो वेव्स की होगी। जैसे आपको पता है कि रेडियो वेव्स होते हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और उनकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो जो सबसे मैं कम फ्रीक्वेंसी बात करूँ तो किसकी होगी, रेडियो वेव्स की होगी। उससे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी होगी, माइक्रोवेव्स, देन IR मतलब इंफ्रारेड, उसके बाद होगी विजिबल, देन UV, एक्सरे एंड कॉस्मिक रेस। तो ये जो ऑर्डर है वो किसके बारे में है, फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। अब चलो हमारा जो यहाँ पे A to E दिया है उसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर उसको उल्टा कर दे तो जिसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसकी वेवलेंथ कैसी होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो कॉस्मिक रे से उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम। तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा एक्सरे होगा, उससे ज़्यादा UV, विजिबल, IR, माइक्रोवेव,
और सबसे जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी, रेडियो वेव्स की होगी। अब आपको ये पूरा ऑर्डर पता है तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है आपको, ऑफ कोर्स रेडियो वेव्स की। तो सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी के बाद किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, माइक्रोवेव्स की, तो हमारा ए आएगा। उसके बाद कौन आएगा, आई आर एंड विजिबल। आई आर हमारे पास यहाँ पे है नहीं, और विजिबल में क्या आएगा, बी, दैट मीन्स एम्बर लाइट ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल, तो मैंने यहाँ पे बी लिखा है। उसके बाद विजिबल से आगे जाएगा तो यूवी, जो यहाँ पे है नहीं लेकिन एक्सरे है, तो उसके बाद आएगा ई, और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, कॉस्मिक रेस की, दैट मीन्स डी। तो ये जो सीक्वेंस है वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर इन दी फ्रीक्वेंसी। अगर इसका मैं उल्टा लिख दूँ तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी वेवलेंथ होगा। ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये आपको सीक्वेंस दोनों में से कोई भी एक याद रखो, आइदर फ्रीक्वेंसी का या वेवलेंथ का, और उसके अकॉर्डिंग टू ये पूरा इक्वेशन आपको काम में आएगा ऐसे अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 2.46, नाइट्रोजन लेसर प्रोड्यूसेस द रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 337.1 नैनोमीटर if the number of protons emitted is 5.6 into 10 raised to 24, calculate the power of this laser। हमको क्या क्या गिवन डेटा दिया है, एक तो पहले वेवलेंथ दिया है और दूसरा दिया है नंबर ऑफ प्रोटॉन एमिटेड दिया है। तो जब भी आपको कोई ऐसी क्वांटिटी दी जाए, लाइक ये नैनोमीटर में है, तो आपको उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, मीटर के अंदर। एंड यू नो द रिलेशन कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू -9 मीटर। तो सीधा हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट टू -9, तो ये बन गया किसके अंदर, मीटर के अंदर। ओके, अब पहले हम फाइंड आउट करेंगे पावर के लिए एनर्जी, और एनर्जी की इक्वेशन जो भी हमने आगे न्यूमेरिकल में देखी थी वो कौन सी थी, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। यहाँ पे x क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड लैम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो चलो अब हम क्या रखने वाले हैं, वैल्यूज। जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है एसआई सिस्टम में वो कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, राइट। अगर c है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, और जो वेवलेंथ है वो है 337.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो यहाँ मैंने सभी के यूनिट्स ऐसे रख दिए हैं। अब ये आंसर फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें मिलेगा कितना, E इज इक्वल टू 5.89 इंटू 10⁻19 जूल पर फोटोन। अब शायद आपको समझ में आ गया कि ये जो एनर्जी मैंने कैलकुलेट की है वो एक सिंगल फोटोन के लिए कैलकुलेट की है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, पावर ऑफ द फोटोन, मतलब पावर ऑफ द लेसर फाइंड आउट करना हो कि जिसके अंदर कितने फोटोन है, 5.6 इंटू 10⁻24 फोटोन है। ये एनर्जी मिली किसके लिए, सिंगल फोटोन। पर फोटोन लिखा है ना, जूल पर फोटोन, मतलब एक फोटोन की एनर्जी इतनी है। तो अब सिंपल इक्वेशन हमको अप्लाई करनी है कि यहाँ पे कितने फोटोन है, 5.6 इंटू 10⁻24। तो क्या इक्वेशन आएगी, n इंटू ई, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी। तो क्या होगा, 5.6 इंटू 10⁻24 फोटोन मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। तो जो आंसर मिलेगा वो जो एनर्जी है वो कितने फोटोन की एनर्जी है, 5.6 इंटू 10⁻24 फोटोन्स की, और वो आंसर यहाँ पे रहा। लेकिन इतना बड़ा आंसर अगर हम ऐसे लिखने जाएंगे तो काफ़ी बोरिंग दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और वो कन्वर्जन क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा टूवर्ड द लेफ्ट साइड। तो आंसर आ जाएगा 3.302 इंटू 10⁻6। अगर आपको ये साइंटिफिक नोटेशंस पता नहीं है कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, लाइक हायर में से लोअर नंबर, लोअर में से हायर साइंटिफिक नोटेशन नंबर, जो भी करना उसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, समेशन, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, और यहाँ ऊपर आई बटन आता होगा, वहाँ पे भी आप जाके वो देख सकते हैं कि कैसे साइंटिफिक नंबर्स को यूज़ करते हैं। तो ये है आपका आंसर 2.46 का। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.47, नियॉन गैस इज जनरली यूज इन द साइन बोर्ड्स इफ इट एमिट्स द स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर। कैलकुलेट, पहले ए में क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, बी में है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रेडिएशन इन 30 सेकेंड्स, एनर्जी एफ क्वांटम, एंड डी में फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी। तो चलो वन बाय वन पहले हम करेंगे कि जो डेटा गिवन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लैम्बडा, दैट मीन्स वेवलेंथ कितनी है, 616 नैनोमीटर। तो मैंने जैसा भी बताया कि नैनोमीटर को हम कर देंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी।
अब सीधी एक रिलेशन मैं आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप क्या है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। आप जानते हैं सी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मुझे न्यू चाहिए, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं लिखूंगा 3 × 10⁸ जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, जो कितनी है हमारे पास 616 × 10⁻9 मीटर। तो वो जो आंसर मिला वो कितना है 4.87 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट वन जो है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट आता है हर्ट्ज। उसको आप पर सेकंड भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचाएगा 1/सेकंड, दैट मीन्स सेकंड इनवर्स, जिसको हम बोल सकते हैं हर्ट्ज। तो ये आपका आंसर है 4.87 × 10⁻14 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रेडिएशन इन 30 सेकेंड। अब आप जानते हैं कि ये तो लाइट है, और लाइट का जो स्पीड होती है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर 1 सेकेंड, राइट। 1 सेकेंड के अंदर लाइट कितना उसका डिस्टेंस कवर करेगा 3 × 10⁸। और यहाँ पे हमको बोला है कि 30 सेकेंड में कितना वो कवर करेगा डिस्टेंस, तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर होगा 3 × 10⁸ मीटर, तो 30 सेकेंड में कितना होगा, सिंपल दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 × 3 × 10⁸, और वो आंसर आएगा 90 × 10⁸ मीटर, कितने सेकंड के अंदर 30 सेकंड के अंदर वो कवर करेगा। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर कन्वर्ट कर दे तो वो आंसर होगा 9 × 10⁹ मीटर इंटू 30 सेकंड के अंदर वो कवर करेगा। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम था वो है एनर्जी ऑफ क्वांटम। तो एनर्जी की इक्वेशन आपको पता है कि एनर्जी की इक्वेशन कौन सी आएगी, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। हमारे पास H है, हमारे पास C है, हमारे पास लैम्बडा भी है, तो इन तीनों की वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.23 × 10⁻19 जूल पर फोटोन। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इसका रिलेटेड आंसर यहाँ पे नेक्स्ट में आएगा कि नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूस द 2 जूल ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ पे हमने जो एनर्जी फाइंड आउट की वो किसके लिए की है, सिंगल फोटोन की एनर्जी है जो है 3.23 × 10⁻19 जूल। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी 3.23 × 10⁻19 जूल। इसको मैं ऐसे रिवर्स में लिखूँ कि अगर 3.23 × 10⁻19 जूल है तो कितने फोटोन हो गए, 1 फोटोन हो गए। तो 2 जूल एनर्जी है तो कितने फोटोन हो गए, वही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन, तो ये 2 ऊपर जाएगा 3.23 नीचे आएगा, राइट, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर आएगा 6.19 × 10⁻18। तो ये जो है वो क्या बताता है कि इतने फोटॉन्स हो गए किसके अंदर, 2 जूल एनर्जी के अंदर हो गए। मतलब पूरा मिला के ऐसे बता सकते हैं कि 6.19 × 10⁻18 जब फोटोन इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी 6.616 नैनोमीटर जितनी वेवलेंथ वाले इकट्ठा हो गए तो उनकी एनर्जी होगी 2 जूल होगी। 2.48 In astronomical observation, signals observed from the distant stars are they generally weak if the photon detector receives a total 3.15 into 10⁻18 joule from the radiation of 600 nanometer. Calculate the number of photon received by the डिटेक्टर। अब चलो यहाँ पे जो डेटा दिया है, पहले तो क्या दिया है, एनर्जी दिया है, कितना है 3.15 × 10⁻18 जूल एनर्जी दी है, और साथ में दिया है हमको वेवलेंथ, और वो है नैनोमीटर के अंदर 600 नैनोमीटर। जैसे हर बार करते हैं वैसे इस बार भी करेंगे नैनोमीटर का मीटर के अंदर, तो वो हो जाएगा 600 × 10⁻9 मीटर। अब एक फोटोन की एनर्जी पहले कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए इक्वेशन कौन सी आएगी, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। हमारे पास क्या है अभी वो हमारे यहाँ पे रखने वाले हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, H की वैल्यू रखी, C की वैल्यू रखी और लैम्बडा रखा, तो हमें जो एनर्जी मिली वो कितनी है 3.31 × 10⁻19 जूल पर फोटोन। तो ये इतनी एनर्जी किसकी है, एक सिंगल फोटोन की। यहाँ पे जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो कितनी है 3.15 × 10⁻18 जूल। अब वही जो लास्ट में किया था वही करना है कि भाई 3.31 × 10⁻19 जूल, तो कितना होगा 1 फोटोन होगा, और यहाँ पे एनर्जी कितनी है 3.15 × 10⁻18 जूल, तो कितने फोटोन हो गए, तो वो आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आंसर आता है 9.5। सो कभी 9.5 नहीं हो सकता, कितने हो सकते हैं 10 हो सकते हैं कंप्लीट नंबर में, तो रफली दैट्स इक्वल टू व्हाट 10 फोटोन। तो ये जो रिसीव हो रही है एनर्जी वो कितने फोटोन में से है, 10 फोटोन में से है, वो यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 2.49। Lifetimes of a molecules in an excited state are often measured using the pulse radiation source duration nearly the nanosecond range. If the radiation source
has the duration of 2 nanosecond and the number of photons emitted during the pulse source is a 2.5 into 10 raised to 15. Calculate the energy of the source. अब यहाँ पे जो बात की है राइट, वो एक्साइटेड स्टेट के मेजरमेंट के बारे में बात की है और वो किस रेंज में मेजर करते हैं, नैनो सेकंड के अंदर. ओके, तो फ्रीक्वेंसी पल्स को क्या बोलेंगे, अगर हम जो टाइम है मतलब पीरियोडिक टाइम है उसको इन्वर्ट कर देंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स मिल जाएगी. मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स इज इक्वल टू व्हाट, 1/t. और यहाँ पे जो टाइम कितना है 2 नैनो सेकेंड, मतलब मैं क्या लिखूंगा टी के प्लेस पे 2 नैनो सेकेंड. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 नैनो सेकेंड. अब नैनो सेकेंड को सेकेंड में करना हो तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹. तो 1/2 इंटू 10⁻⁹ करोगे तो आंसर आएगा 5 इंटू 10⁸ सेकेंड इनवर्स. मतलब ये जो है वो हमको क्या मिला, फ्रीक्वेंसी मिला. अब फ्रीक्वेंसी है तो उसके बेसिस पे हम एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो कौन सी इक्वेशन आएगी, E इज इक्वल टू एच न्यू. अब यहाँ पे मैंने n क्यों रखा है वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि अगर n नंबर ऑफ फोटोन है तो उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय n करना पड़ेगा. अगर सिंगल फोटोन होता तो हम सीधा क्या करते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू. ओके, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे कितने हैं, तो वो हमको पता है कितने, 2.5 इंटू 10⁻15. देखो यहाँ पे लिखा है ना, द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड कितने, 2.5 इंटू 10⁻15. तो मैंने वो यहाँ पे लिखा एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34. और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी मिली, 5 इंटू 10⁸. फिर से बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकंड इनवर्स एंड हर्ट्स दोनों है. आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो जो यहाँ पे एनर्जी मिली है वो है 82.82 ये 10⁻15 -34 और +8. तो ये सब सॉल्व करोगे और फाइनल आपको आंसर मिलेगा कितना, साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर 8.282 इंटू 10⁻10 जूल मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 2.50, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ doublet absorption transition observed at a 589 and 589.6 nanometer. Calculate the frequency of each transition state difference between the two excited state. अब वेवलेंथ लैम्बडा 1 कितनी है, 589. और उसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है तो पहले ये नैनोमीटर का हमने किया मीटर के अंदर. और वी नो द न्यू इज इक्वल टू व्हाट, C बाय लैम्बडा. यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी की बात की है तो 2 लैम्बडा होगी और 2 फ्रीक्वेंसी भी होगी. तो लैम्बडा 1 के एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलेंगे हम, न्यू 1. सो न्यू 1 इज इक्वल टू व्हाट, C बाय लैम्बडा 1. तो C बाय लैम्बडा 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी. वैसे हम उसकी एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू व्हाट, HC बाय लैम्बडा 1. यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट रखा, C रखा और लैम्बडा रखा तो हमें उसकी क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई. सेम हम वेवलेंथ 2 के लिए भी कर सकते हैं. पहले हमने वेवलेंथ ली, उसको नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की और इक्वेशन एनर्जी की लगाई तो हमें क्या मिल गई, उसकी एनर्जी मिल गई. अब हमारे पास ये दोनों एनर्जी है और एनर्जी डिफरेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, E2 माइनस E1, ये रहा हमारा E2, ये रहा हमारा E1. तो ये जो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे हमको मिल गया वो कितना है, 3.43 इंटू 10⁻⁻22 होगा. राइट, इन दोनों जो हमारे पास जो वेवलेंथ है, जो डबलेट है उसमें एनर्जी डिफरेंस इतना है. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था. अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम फ्रॉम 2.51. इस वीडियो के अंदर मैंने मेरा जो फेस कैम था वो नहीं रखा था, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या फेस कैम वाला वीडियो चाहिए या ऐसा ही वीडियो चलेंगे. जो भी आपका सजेशन है वो मुझको ज़रूर बताइएगा. और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं सभी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यहाँ पे रखने वाला हूँ. I hope you like this video. Please subscribe and thank you for watching. Thank you so much. Take care.